755 पे, जो जो मेरे द्वारा आप लोगों को नोट्स हैं उनको 725 पे खोल लीजिए। अब ट्रेकेओस्टोमी, ट्रेकेओस्टोमियो ट्रेकेओस्टोमी जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। नंबर एक ट्रेकिया और नंबर दो टोमी। ट्रेकिया टोमी, ट्रेकिया और टोमी को मिला करके ट्रेकेओस्टोमी बनता है। ट्रेकिया का मतलब क्या होता है? ट्रेकिया जो है वो कसबतुर रिया को बोलते हैं। कसबतुर रिया यानी कि सांस वाली नली। ठीक है जी। और टोमी किसको कहते हैं? जब हम एनाटमी पढ़ रहे थे, एनाटोमी, एना के माने क्या होता है? बॉडी, शरीर। टोमी के माने खोलना, यानी कि ओपन करना, खोलना, फाड़ना, काटना, चीरना, ये सारे शब्द आते हैं टोमी के मायने। ठीक है, ऑपरेशन करना, ये सारे के सारे टोमी के मायने आते हैं, खोलना एक तरीके से। तो ट्रेकिया टोमी यानी कि ट्रेकिया में चीरा मारना। ठीक है, या ट्रेकिया को काटना। ट्रेकिया क्या है? सांस की नली है, जिसको यूनानी में कसबतुर रिया कहते हैं। ट्रेक्योस्टोमी में सांस की नली में, गले में एक सुराख कर दिया जाता है। इंसान की जो ट्रेकिया होती है, जो सांस की नली है, वो हलक से लेकर के दोनों फेफड़ों तक पहुंचती है। ठीक है, अब ये गले में को होकर के जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, कई वजह से, कई इमरजेंसी कंडीशंस में, कई परेशानियों में, दिक्कतों में, इसमें क्या करते हैं, इसकी ट्रेकियोस्टोमी यानी कि ट्रेकिया में सुराख कर देते हैं, ट्रेकिया को काट देते हैं गले में। ठीक है, जिससे सांस गले में को सुराख के माध्यम से आता जाता रहे। ट्रेकिया का क्या काम है? ट्रेकिया जो है एक पाइप है हवा का। ठीक है, जिसके जरिए, जिसके द्वारा इंसान के जो फेफड़े हैं उनमें हवा जाती है, ऑक्सीजन वाली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली वापस आ जाती है। तो ट्रेकिया में सुराख करने की क्या परेशानी आई, क्यों ट्रेकिया में जो है सुराख करने की जरूरत महसूस हुई? उसकी वजह यह है, देखिए, अगर कहीं भी ये जो सांस का जाना और सांस का वापस आना अवरुद्ध हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं भी किसी भी वजह से सांस को आने जाने में अवरुद्ध यानी कि दिक्कत पैदा हो रही है, तो फिर क्या करते हैं, गले में को सुराख करके सांस के आने जाने का रास्ता बना देते हैं। ये एक सर्जरी है, ऑपरेशन वाला है, इल्मुल जराहत के दायरे में आता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो गले में को सुराख करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी करते हैं, ये कितनी टाइप का होता है। तो अगर एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी, आप बोलेंगे दो। नंबर एक, टेम्पररी, यानी कि कुछ समय के लिए ट्रेकिया में जो है एक सुराख किया गले में को काट करके, और उसके बाद उसको बंद कर दिया। और एक क्या है, कि परमानेंट, पूरी उम्र के लिए, पूरी जिंदगी के लिए गले में सुराख कर दिया। अलग अलग परेशानियों में इनकी दिक्कतें बनती हैं, लेकिन आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कि ट्रेकियोस्टोमी दो तरह की होती है। नंबर एक टेम्पररी, यानी कि कुछ समय के लिए। नंबर दो परमानेंट, यानी कि पूरी जिंदगी के लिए, हमेशा के लिए। जी। कहाँ करते हैं ट्रेकियोस्टोमी? इंसान के गले में जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, जिससे कि थायराइड हार्मोन निकलता है, इंसान के गले में ये जो थायराइड ग्लैंड है, आपने सुना होगा, कई मरीज बोलते हैं कि मुझे थायराइड हो गया है, या मेरा थायराइड घट गया है या बढ़ गया है। तो ये जो थायराइड होता है, ये एक क्या है, ग्लैंड है, एक ग्रंथि है, और इससे हार्मोन निकलता है, थायरक्सिन, पैराथायरक्सिन। ठीक है, ये हार्मोन निकलते हैं। तो ये जो ग्रंथि है ये गले में है। अब इस ग्रंथि को बचाना होता है, कहीं ये जो ग्रंथि है, ये जो ग्लैंड है, ये इंजर्ड ना हो जाए, इसको चोट ना पहुंच जाए। तो जहां थायराइड होती है उससे ऊपर की जगह पर, या दूसरा तरीका क्या होता है, जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अंदर क्या होता है, सी टाइप के छल्ले होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, सी टाइप के। ट्रेकिया में कार्टिलेज के छल्ले होते हैं। और वो क्यों होते हैं? सी, ट्रेकिया ऐसी शक्ल की होती है, ऐसी ऐसी ये क्यों होती है, सी शेप की होती, क्यों होती है? ताकि ये ऑलवेज खुली रहे और सांस को आने जाने में दिक्कत ना हो। ईसोफेगस जो होता है वो मस्कुलर ऑर्गन है, जो खाने का पाइप है वो मस्कुलर ऑर्गन है, वो चिपक भी जाता है कई बार, जब खाना जाता है वो खुल जाता है, फिर चिपक जाता है। लेकिन ये जो ट्रेकिया है, सांस की नली है, ये ऑलवेज ओपन होती है, खुली रहती है,
क्योंकि हवा में इतनी ताकत, हवा में जो है इतना भारीपन तो नहीं होता कि हवा जो है अपने भारीपन से जो है पाइप को खोल दे एक बार। और हो भी सकता है अगर ऐसा किया तो फेफड़ों पे बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा, फिर इंसान को सांस ऐसे खींचना पड़ेगा। अगर इंसान की जो ट्रेकिया है वो टोटल मस्कुलर बनी होती, मांसपेशी की बनी होती, तो इंसान को जैसे दमे का मरीज खींचता है ना, ऐसे नॉर्मली इंसान फिर सांस खींचा करता अगर उसमें कार्टिलेज नहीं होते। ठीक है। तो जो तीसरा कार्टिलेज का जो तीसरा हिस्सा होता है, तीसरे वाला कार्टिलेज होता है, उसके बीच से सुराख करते हैं और उस सुराख को ट्रेकिया में पहुंचाते हैं, यानी कि एक नली जो है वो ट्रेकिया से एक रास्ता बना देते हैं। कहां से? जहां पे तीसरे नंबर का कार्टिलेज है उस जगह से। या एक इसको नापने की क्या जगह है कि जो थायराइड ग्लैंड है, जो थायराइड ग्रंथि है, उसके ऊपर से सुराख बनाते हैं, थायराइड ग्रंथि को बचा देते हैं। ट्रेकियोस्टोमी यानी कि गला काट करके या ट्रेकिया को काट करके सुराख क्यों बनाते हैं, इसका क्या मकसद होता है, क्यों करते हैं? ऐसा मैं बोल चुका हूं कि ट्रेकिया एक सांस की नली है, और सांस की नली में जब अवरुद्ध हो, सांस लेने में परेशानी हो, तो ट्रेकिया में को रास्ता बना देती है। ठीक है, तो कैसे? मुंह में, ओरल कैविटी, मुंह में, नाक में, गले में, फेरिंक्स गला या लैरिंक्स में कोई भी एनोमली या खराबी आ जाए, जब मुंह में, गले में, फेरिंक्स में, नाक में जब खराबी आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो सांस का रास्ता है वो अवरुद्ध हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। इसलिए ट्रेकियोस्टोमी की जाती है। मुंह में, ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, इनमें किसी में भी अगर अवरुद्ध या एनोमली परेशानी पैदा हो जाए, मुंह में, फेरिंक्स में, लैरिंक्स में, नेजल कैविटी यानी कि नाक वाले रास्ते में, तो ये कर देते हैं, ट्रेकियोस्टोमी कर देते हैं। जी। दूसरा क्या है? अगर अगर मुंह और गले का ही सर्जरी की जा रही हो, मुंह और गले की ही सर्जरी की जा रही हो, मान लीजिए गले की सर्जरी की जा रही है। अब जब गले की सर्जरी की जा रही है तो खाना तो कैसे? खाने का तो पाइप डाल दिया, ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल दी नाक में को निकाल करके, खाने का तो पाइप डाल दिया, उससे जो है लिक्विड दूध वगैरह दे रहे हैं, गले का ऑपरेशन कर दिया मान लीजिए, तो फिर सांस किधर से जाएगा? अब सांस के लिए क्या करते हैं? ट्रेकियोस्टोमी कर देते हैं, यानी कि गले में को सुराख कर देते हैं, गले में को सुराख करके जो सांस वाला रास्ता है वो गले में को कर देते हैं। अगर मुंह का, ओरल कैविटी का या फेरिंक्स यानी गले का अगर ऑपरेशन हो रहा हो, तो खाना किधर से जाएगा? खाने के लिए तो पाइप डाल दिया, या तो नेजोगैस्ट्रिक डाल दिया, या डायरेक्ट जो है वो एब्डोमेन में को भी डाल देते, डायरेक्ट जहां पे स्टमक है ना उसके ऊपर को वहीं को सुराख करके वहां को भी डाल देते। ठीक है, लेकिन फिर सांस किधर से आएगा? तो सांस के लिए ट्रैकियोस्टोमी कर देते हैं। तीसरा क्या है? अगर मुंह में, गले में, ठीक है, मुंह में, गले में, नेजल कैविटी में बहुत ज्यादा खतरनाक इंफेक्शन हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक इंफेक्शन हो जाए, और वो इतना खतरनाक हो जाए कि वो सांस की नली को रोकने लग जाए, सांस आने में परेशानी होने लग जाए, आने जाने, तो फिर ट्रैकियोस्टोमी करने की जरूरत पड़ती है। तीन कंडीशन में, पहली इन्फेक्शन हो जाए, नंबर एक, सॉरी, एक इन्फेक्शन हो जाए, दूसरा गले का कोई ऑपरेशन वगैरह हो जाए, या तीसरा क्या है कि गले में और नाक में और मुंह में कहीं भी कोई दूसरी किसी भी तरह की परेशानी पैदा हो, तो उसकी वजह से क्या करते हैं? सांस की नली का जो रास्ता है वो गले में को कर देते हैं। ये दो तरीके से होता है, टेम्पररी होता है और परमानेंट। जी। अब चलिए आगे, पेज नंबर 756 पे आ जाइए। एंडोट्रेकियल इंटूबेशन, ये एक अलग चीज है। जो ट्रेकियोस्टोमी थी, जो पढ़ रहे थे, वो एक अलग चीज है, और एंडोट्रेकियल इंटूबेशन एक अलग चीज है। ठीक है। सांस की नली में पाइप डालना, एंडोट्रेकियल इंटूबेशन। ट्रेकियोस्टोमी किसको कहते हैं? सांस की नली का रास्ता गले में को काट के कर देना, ट्रेकियोस्टोमी है जिसको हम पढ़ चुके हैं। और एंडोट्रेकियल इंटूबेशन क्या है? सांस की नली में पाइप डाल देना। दोनों अलग अलग चीज हैं। ट्रेकियोस्टोमी में काट करके गले में को सांस की नली का रास्ता बना रहे हैं, और एंडोट्रेकियल इंटूबेशन में सांस की जो नली होती है ना, ट्रेकिया, उसमें जो है, उसमें क्या करते हैं? पाइप डाल देते हैं। नाक के द्वारा डाल देते हैं या मुंह के द्वारा डाल देते हैं? क्यों डाल देते हैं? जाहिर सी बात है, जब लगे
कि इंसान नाक के जरिए या मुंह के जरिए प्रॉपर सांस नहीं ले पाएगा, नाक के जरिए या मुंह के जरिए प्रॉपर सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है, तो उसमें एंडोट्रेकियल इंटूबेशन कर देते हैं। यानी कि एक ट्यूब को या तो नाक के जरिए ट्रेकिया में पहुंचा देते हैं या मुंह के जरिए से ट्रेकिया में पहुंचा देते हैं। यहां भी वही समस्या है, समस्या सेम है। जब इंसान सांस लेने में परेशानी होने लगे इंसान को, तो वहां पे एंडोट्रेकियल इंटूबेशन यानी कि सांस की नली में ट्यूब डाल देते हैं। नंबर एक क्या है, ऑक्सीजन देने की अगर मरीज को जरूरत पेश आ रही है, मान लीजिए कोरोना का मरीज है, कोरोना में सांस में दिक्कत आई है और प्रॉपर मरीज की फेफड़े इतने ज्यादा कमजोर हैं, बहुत ज्यादा, और वो सांस खींचने की कंडीशन में नहीं है, तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करके फिर उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन पे रख दिया ताकि उसकी एसपीओ2 यानी कि ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन ना जाए। ठीक है, पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह क्या है, अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा लार यानी कि म्यूकस बार बार गले में भर रही है इंसान के, ठीक है, और इंसान जो है वो होश में नहीं है। अगर होश में है तो लार को इंसान निगलता है नॉर्मली, जो इंसान के मुंह में लार बनती है इंसान क्या करता है, उसको निगल लेता है। ठीक है, कई बार इंसान थूक भी देता है, निगलता है इंसान ज्यादातर। थोड़ा सा एक नया टॉपिक छिड़ गया यहाँ, मैं बस इतना बता के इस टॉपिक को क्लियर करूंगा कि इंसान को ज्यादा बगैर वजह के नहीं थूकना चाहिए, क्योंकि इससे भी कई बार डिहाइड्रेशन हो जाता है। ज्यादा थूकेगा, ठीक है, ज्यादा सलाइवा की जरूरत पड़ेगी तो गलत हो जाता है। ठीक है, अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि मुंह में कोई गलत वलत मच्छर अगर चाहे तो नहीं, तो इंसान को बगैर वजह के नहीं थूकना चाहिए। लार है, इंसान निगलता रहता है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ठीक है, इस चीज को मैं यही कर रहा हूं। अब हम दोबारा एंडोट्रेकियल इंटूबेशन पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर म्यूकस बहुत ज्यादा आ रहा है और मरीज पूरी होश में नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं फिर, ठीक है, उसमें एंडोट्रेकियल इंटूबेशन भी कर देते हैं, और अगर उसके बावजूद भी लार आ रही है तो फिर उसको सक्शन कर देते हैं, उसको सक्शन मशीन से सक कर लेते हैं, खींच लेते हैं। जी, एक जनरल एनेस्थेसिया जो देते हैं, क्योंकि जनरल एनेस्थेसिया में मरीज को इतनी सख्त बेहोशी दी जाती है, इतनी मतलब इतनी जबरदस्त बेहोशी दी जाती है कि वो हिल डुल भी नहीं पाता, एकदम जस के तस लेटा रहता है सीधा का सीधा। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये मुमकिन नहीं है कि मरीज जो है वो खुद मुंह खोल खोल के सांस ले ले या नाक से सांस ले ले। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर देते हैं, ऐसे करके मुंह पे एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर देते हैं। ठीक है, अगर सांस ले रहा ले पा रहा है उसके बाद बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक अम्बू बैग आता है, गुब्बारा सा आता है, उसको अम्बू बैग बोलते हैं, उससे कई बार जो है फेफड़ों को हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन लगा देते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। तो दो कंडीशन में यह, एक तो यह कि ऑक्सीजन लगाना पड़ रहा हो, ठीक है, और दूसरा क्या है, अगर जनरल एनेस्थेसिया दिया जा रहा है, एनेस्थेसिया हम पढ़ चुके हैं, एनेस्थेसिया चार तरह का है, तो सबसे बड़ा एनेस्थेसिया कौन सा, जनरल एनेस्थेसिया, जिसमें मरीज बिल्कुल पूरी तरीके से सो जाता है। ठीक है, तो अगर जनरल एनेस्थेसिया दिया जा रहा है तो भी एंडोट्रेकियल इंटूबेशन यानी कि सांस की नली में ट्यूब डाल देते हैं। अब बच्चों, अगर ये दोनों टॉपिक हमारे ट्रैकेओस्टोमी और एंडोट्रेकियल इंटूबेशन हो चुके हैं, एक नर्स को अपने कैरियर में इन दोनों कामों को एक सर्जन जब कर रहा हो तो उनकी सहायता की जाती है। ठीक है, उनको हेल्प की जाती है, उनको पकड़ने वकड़ने में, उनको होल्ड करने में, या उस टाइम किसी चीज को मान लीजिए दवाई वगैरह कोई कुछ भी करना पड़ रहा है, एक प्रोसीजर है, तो एक नर्स की जिम्मेदारी उस वक्त जो जो बनती है, तो ठीक है, कम से कम जो है मतलब पूरी नॉलेज ये है कि एक नर्स की जितना पता होना चाहिए इतना पता होना चाहिए। काम सर्जन का है, ठीक है, लेकिन एक नर्स को जो है वो इसके बारे में भली भांति एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तो इसलिए ये जो है आपके सिलेबस में है। जी, अब आगे चलिए आप, ड्रेसिंग। देखिए, एक चीज होती है पट्टी, हम लोग आम कहते हैं जाओ डॉक्टर के पट्टी करा लाओ, ठीक है, हमें सच नहीं पता होता कि ड्रेसिंग क्या चीज है। ठीक है, देखो, एक चीज होती है जो हम आम जबान में जानते हैं, पट्टी। पट्टी, देखो, एक चीज होती है ड्रेसिंग, जाओ ड्रेसिंग करवा के आ जाओ। एक चीज होती है बैंडेज, दोनों मिलते जुलते हैं। कई बार हम कह देते हैं किसी को, भाई इसकी बैंडेज कर दे, कई बार कह देते हैं ड्रेसिंग कर दे। असल में हमें यही नहीं पता कि इनमें दोनों में फर्क क्या होता है, हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, एक्चुअली ड्रेसिंग किसको कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं, ड्रेसिंग जो बना है ड्रेस से बना है। ड्रेसिंग किससे बना है, ड्रेस से बना, ड्रेस यानी कि कपड़े जो हम लोग पहनते हैं। तो ड्रेसिंग यानी कि पट्टी, मल्लम, इसको ड्रेसिंग बोलते हैं। मल्लम पट्टी को ऑइंटमेंट हुआ, और जो वो पट्टी है जिसको लपेटते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग बोलते हैं।
पट्टी करना जो है वो बैंडेज है। इसको दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, पट्टी का जो सामान है वो ड्रेसिंग है, और पट्टी करने का जो काम है वो बैंडेज है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ड्रेसिंग और मल्हम पट्टी को समझ लीजिए। इंसान के जिस्म में किसी जगह पर चोट लगने पर जख्म को ढककर रखने, जख्म को भरने, जख्म पर धूल मिट्टी ना बैठे, इन सब के लिए पट्टी की जरूरत होती है, ड्रेसिंग की जरूरत होती है। क्योंकि इंसान जब उसको कहीं कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो उसको किस चीज से ढकता है? कपड़े से ढकता है। और वो कपड़ा कैसा होता है? वो ड्रेसिंग का कपड़ा होता है, यानी कि ड्रेसिंग होती है, पट्टी होती है। ठीक है जी। पट्टी करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पट्टी करते टाइम मेडिकल दस्ताने, ग्लव्स पहनने चाहिए जो कि स्टरलाइज हो, कॉटन हो, गौज हो, वगैरह हो। पूरी हाइजेनिक प्रिकॉशन का ध्यान रखकर पट्टी के सामान को रखना चाहिए, पट्टी का जो सामान है उसको रखना चाहिए। ठीक है, स्टरलाइज पट्टी हो, ग्लव्स स्टरलाइज हो, ठीक है, ऑइंटमेंट जो है वो सही हो, इन सब चीजों को का पूरा रख रखाव होना चाहिए जी। ड्रेसिंग की किस्में कितनी होती है? ड्रेसिंग चार प्रकार की होती है। ये जो पट्टी का सामान होता है ये चार तरह का होता है। नंबर एक क्या होता है? गाउज ड्रेसिंग। गाउज ड्रेसिंग क्या होता है? जो बच्चे हॉस्पिटल में काम करते हैं वो बहुत अच्छे से समझते होंगे। गौज क्या होता है? गौज, उसके थान आते हैं, ठीक है, कपड़ा होता है एक तरीके, उसके थान आते हैं, उनको काट करके छोटे छोटे से बना लेते हैं। ठीक है, ये जो गॉज ड्रेसिंग होती है एक्चुअली, ये ऑपरेशन के बाद, या ऑपरेशन के बाद की जो पट्टियां होती हैं उसमें, या बड़ी चोट लग जाए, ज्यादातर गॉज की जो जरूरत पड़ती है, जो गॉज ड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है वो वहां पे पड़ती है। और ये गॉज बनाने के बाद इसको स्टराइल कर लेते हैं। स्टरलाइजेशन का जो अमल है, अमल तत्हीर हम पढ़ चुके हैं ऑटोक्लेव में, इसको पका लेते हैं भाप में, स्टराइल कर लेते हैं इन पट्टियों को, गौज वाली पट्टियों को। ठीक है, खास तौर से ये हमें कब देखने में आते हैं? जब ऑपरेशन के बाद किसी की पट्टी होती है वहां, या कोई बड़ी सर्जरी हो रही है, बड़ी चोट वगैरह है, उसमें हम पट्टी इस तरह की गौज ड्रेसिंग को देखते हैं। एक्चुअली जो छोटी पट्टियां, मान लीजिए कहीं हल्का फुल्का सा कोई कांटा सा भीतर लग गई, ये लग गई, वो लग गई, तो उसमें या तो हम बैंडेज लगा लेते हैं, या क्या करते हैं, जो ड्रेसिंग आती है 1-1.5 इंच वाली, उसी को काट के उसी का पहले से हल्का सा गलत गौज बना लेते हैं, मरहम लगाया और उसको लपेट दिया उठा के। ठीक है, वो छोटी सी पट्टी हो गई एक तरीके से। लेकिन जो बड़ी पट्टियां होती हैं उनमें गौज ड्रेसिंग चलती है। हॉस्पिटल में स्टाफ से खाली टाइम में यही बनवाई जाती है। ठीक है, काट के पूरा का पूरा थान दे दिया, लो भाई बनाते रहो बैठे, जब कोई मरीज आए पेशेंट के साथ, पेशेंट को देख लो, नहीं तो खाली टाइम में इसको बना लो। ठीक है जी। एक क्या होता है? रेडीमेड स्ट्राइल ड्रेसिंग। ये जो रेडीमेड गॉज ड्रेसिंग आपकी समझ में आ गई। गॉज के थान आते हैं, उनको काट करके जो है तह लगा लगा करके छोटे छोटे टिकिया सी बना करके रख लेते हैं, बड़ी बड़ी सर्जरियों में काम आते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? रेडीमेड स्ट्राइल ड्रेसिंग। ये कैसे होते हैं? ये कंपनियों के तरीके से, तरफ से तैयार किए हुए होते हैं, रेडीमेड स्ट्राइल ड्रेसिंग। और इसमें गाउज और कॉटन लगी होती है, यानी कि जो गौज होती है ना, जो मैं अभी बता रहा था आपको, उसके ऊपर कॉटन भी लगी होती है। ये रेडीमेड होते हैं, यानी कि जिस तरह हम कहते थे रेडीमेड बना बनाया, जैसे रेडीमेड कपड़े भी होते हैं, बने बनाए कपड़े बाजार से मिलते हैं। तो ये जो रेडीमेड स्टाइल ड्रेसिंग है, ये बाकायदा एक लिफाफे में आती है, स्टाइल आती है, तैयार आती है, गौज के ऊपर कॉटन लगी हुई। यह दूसरी किस्म है ड्रेसिंग की। तीसरी किस्म है, क्या है? मेडिकेटेड स्टाइल ड्रेसिंग। मेडिकेटेड ये क्या चीज है? आपने सुना होगा छोटी छोटी 1-1, 2-2 रुपए की बैंडेज बिकती है। ठीक है, उसको ऐसे उतारते हैं, पीला पीला सा होता है, कहीं हल्की फुल्की खरोंच आ गई वहां पे चिपका लेते हैं। ठीक है, उसी को मेडिकेटेड स्टाइल ड्रेसिंग कहते हैं, जो कि छोटी मोटी चोट में, छोटी मोटी इंजरी में जो है, कोई भी खरीद करके मेडिकल वेडिकल से 1-2 रुपए में, मेडिकेट वगैरह कई नामों से आती है, उससे उससे लगा लेते हैं। ठीक है, उसका जो दूसरा नाम है मेडिकेटेड स्टाइल ड्रेसिंग है, जिसको हम आम जबान में, हम बोलचाल में बैंडेड कह देते हैं, बैंडेड। ठीक है, अब चौथा क्या है? इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग। ये क्या होता है? मान लीजिए कहीं पट्टी वट्टी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, कोई मेडिकल स्टोर भी पास में नहीं है, किसी को चोट लग गई तो वहां पे रुमाल बांध दिया, ठीक है, कोई कपड़ा बांध दिया, कोई कपड़ा फाड़ के कहीं से बांध दिया। तो इस तरह की जो ड्रेसिंग होती है इसको इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग बोलते हैं, यानी कि जो वक्त पे काम आ जाए, इस तरह
इस तरह की जो पट्टियां होती हैं, इस तरह के जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको इम्प्रोवाइज ड्रेसिंग बोलते हैं। ये काम चलाऊ पट्टियां होती है, यानी रुमाल, तौलिया, स्कार्फ वगैरह से बांध दिया जाता है। ये उस हालात में इस्तेमाल करी जाती है जब पट्टियां दस्तयाब नहीं होती। ठीक है, कहीं पे गॉज ड्रेसिंग नहीं मिल रही, रेडीमेड स्टाइल ड्रेसिंग नहीं मिल रही, मेडिकेटेड स्टाइल ड्रेसिंग नहीं मिल रही, तो उस कंडीशन में लोग रुमाल रुमाल मुंह पर बांध दे देते हैं, तो उसी को इम्प्रोवाइज ड्रेसिंग बोलते हैं। तो इन चारों को मिलाकर के चार तरह की ड्रेसिंग होती है। अब क्या है बैंडेज? बैंडेज का मतलब क्या होता है? पट्टी बांधना। ठीक है, पट्टी बांधना, किसी भी जख्म पर पट्टी बांधना। ठीक है जी। पट्टी बांधने का तरीका क्या है? पट्टी बांधने का जो तरीका है वो ये है कि पट्टी को सही तरीके से शऊर और तमीज के साथ बांधनी चाहिए। उसको जो है उल्टी पुल्टी नहीं लपेटनी चाहिए। दूसरे, पट्टी इस तरीके से बांधनी चाहिए, उस कंडीशन में बांधनी चाहिए कि मरीज जो है वो कंफर्टेबल हालत में हो। ठीक है, यानी कि आराम की हालत में हो मरीज, पट्टी तब बांधनी चाहिए जी। दूसरे, जिस जगह मरीज को चोट लगी हुई है, इंजरी है, और जहां पे ड्रेसिंग हो रही है, तो अच्छी बात यह है कि वहां सहारा दे करके ड्रेसिंग की जाए। ठीक है जी। पट्टी बांधते टाइम पूरे तौर पर बांधनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं से जख्म खुला रह गया और कहीं से ढक ढक करके कहीं पे जो है वो बैंडेज कर दी, कहीं से खुला रह गया। तो पट्टी बांधते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि पूरा जख्म पे पट्टी बंधे, आधा खुला ना हो जी। जिस टाइम पट्टी बांधे, इस बात का ख्याल रखें कि पट्टी बांधते टाइम बहुत ही एहतियात के साथ पट्टी बांधे, क्योंकि जो शख्स जख्मी है, जो व्यक्ति, जो आदमी जख्मी है, उसको तकलीफ भी हो सकती है, तो मरीज को बिल्कुल तकलीफ ना हो जी। एक होता है एक्सर्ट इवन प्रेशर व्हाइल बैंडेजिंग। एक ये छोटा सेंटेंस है, एक्सर्ट एवन प्रेशर व्हाइल बैंडेजिंग। इसका मतलब क्या है? इसको मैं कैसे डिफाइन करूं? इसको मैं ऐसे डिफाइन करता हूं, देखिए आप लोग समझिए प्लीज। जैसे पट्टी की जाती है, मान लीजिए हमने जो है क्या क्या पट्टी का एक रोल ले लिया हाथ में। ठीक है, एक ड्रेसिंग का रोल हमने हाथ में ले लिया, हम उसको बैंडेज कर रहे हैं। ठीक है, तो बैंडेज मान लीजिए कलाई पे कर रहे हैं, तो उसको हम बांध ऐसे यहाँ, मतलब एक तरफ से हमने उसको रोल को पकड़ लिया, दूसरी तरफ से उसको हमने लपेटना शुरू किया। तो जब हम उसको लपेटना शुरू कर रहे हैं, तो एक एक प्रेशर सा बना के रखते हैं कि उसमें जो है ना झट, मतलब उसमें सलवटे ना आ जाएं। ऐसे ऐसे मतलब एक प्रेशर सा बना के रखते हैं ताकि उसके अंदर खूबसूरती भी आ जाए। लेकिन उस प्रेशर में हम ध्यान रखते हैं कि जिस जगह पट्टी कर रहे हैं वहां टाइट ना हो, वहां ढीला भी ना हो, वहां भिच भी ना जाए, वहां लूज भी ना छूट जाए। तो वो जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं एक्सर्ट इवन प्रेशर व्हाइल बैंडेज। यानी कि बिल्कुल एक बिल्कुल सही प्रेशर, एक सही खिंचाव जितने की जरूरत है पट्टी करते टाइम, उसको करें जी। इस सेंटेंस को आप याद कर लेना। पट्टी साफ सुथरी हो और उसमें सलवटें नहीं होनी चाहिए जी। अगर अगर किसी जगह पर खून बह रहा है और वहां पे पट्टी करनी है, तो उसका तरीका क्या है? जिस जगह पे खून बह रहा है उस जगह पट्टी करनी है, तो बैंडेज करनी है। तो बैंडेज करने के बाद, बैंडेज कर दी, तो जहां पे खून बंद रहा हो, ठीक है, जहां पे खून बह रहा हो, मान लीजिए यहां से खून बह रहा है, तो जो गिरा है वो उसके ऊपर आ जानी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये हो जाता है कि अगर वहां से ब्लड ऊजिंग हो रहा है, ब्लड छलक छलक के बाहर आ रहा है, तो वो गिरा के नीचे जख्म का जो मुंह है वो बंद बंद हो जाता है जी। अगर जहां पे जख्म हो, एक बात क्या है देखिए, एक तो तरीका यह है कि अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो जो नोट है, जो गिरा है, वो जहां से ब्लीडिंग हो रही है उसके ऊपर आ जानी चाहिए। लेकिन एक दूसरा मामला यह है कि अगर जख्म से खून नहीं बह रहा है, तो फिर जो गिरा है वो उस जख्म से अलग हट करके बांधी जाए। अगर खून बह रहा है तो जहां से खून बह रहा है, जो गिरा है वो उसके ऊपर आ जानी चाहिए, ताकि गिरा के प्रेशर किट से जो है खून रुक जाए। लेकिन अगर खून नहीं बह रहा है, जख्म है, तो फिर उस जख्म के ऊपर गिराना है, गिरा बचा करके दूसरी साइड ले लेनी चाहिए। गिरा के लिए रीफ नोट बांधनी चाहिए। बैंडेज में जो गिरा बांधते हैं वो रीफ नोट बांधते हैं। रीफ नोट क्या होती है, ये मैं आपको इसकी फोटो भेज दूंगा, आप भी इसको एक बार जो है गूगल पे सर्च कर सकते हो जी। गीली पट्टी नहीं बांधनी चाहिए। मान लीजिए जो ड्रेसिंग है, जिसको बैंडेज कर रहे हैं, जो ड्रेसिंग है वो गीली ना हो। ऐसा ना हो कि कहीं पानी वानी में पड़ी हुई थी और उसी को बांध दी, उससे इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है।
अगर मरीज ये कहे कि मुझे परेशानी हो रही है इस पट्टी से, इस बैंडेज से जो आपने की है, तो उसको फौरन खोल देनी चाहिए, फौरन खोल देनी चाहिए और दोबारा बांधनी चाहिए, और तरीके से बांधनी चाहिए जी। और ध्यान रखना चाहिए कि ड्रेसिंग ऐसी कभी भी नहीं करनी चाहिए कि उससे सूजन वगैरह आ जाए। टाइप्स ऑफ बैंडेज, बैंडेज जो है, बैंडेज कितनी तरह की होती है। नंबर एक क्या होती है, रोलर बैंडेज, यानी कि रोलर यानी कि गोल गोल वाली बैंडेज, ठीक है। एक और दूसरी क्या होती है, ट्राइएंगुलर बैंडेज, ट्राइएंगुलर यानी कि तीन तरह की बैंडेज, जिसके तिकोनी ऐसे यहां से ली, यहां से ली, यहां से ली, यहां से, मतलब जिसमें तीन तिकोने हों, तीन हिस्से, इसको ट्राइएंगुलर बैंडेज बोलते हैं। एक है जो गोल गोल बंध रही है, उसको रोलर बैंडेज बोलते हैं। टाइप्स ऑफ रोलर रोलर बैंडेज, जो जो गोल गोल बांधने वाली बैंडेज होती है उसकी टाइप। नंबर एक इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 2.5 इंच। कितने इंच की जो पट्टी यानी कि ड्रेसिंग करते हैं, कितनी इंच की। अगर उंगली पे बैंडेज करनी है तो जो ड्रेसिंग है वो 1 इंच वाली इस्तेमाल करेंगे। 1 इंच वाली, आप जानते हैं जो पट्टियां हैं वो इंच में आती है, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 2.5 इंच। तो अगर उंगली पे आप पट्टी कर रहे हैं तो 1 इंच, हाथ पे कर रहे हैं 2 इंच, बाजू यानी कि बाजू पे अगर कर रहे हैं तो 3 इंच या 4 इंच, और अगर धड़ यानी कि किसी के एब्डोमन पे कर रहे हैं तो 4 या 6 इंच लेंगे। और अगर पट्टी जो है वो आंख पे की जा रही है तो 2.5 इंच की जो ड्रेसिंग है, 2.5 इंच की जो बैंडेज है वो इस्तेमाल करें। इन चीजों को याद रखना है, 1 इंच उंगली पे, 2 इंच हाथ पर, 3 इंच बाजू पर, 4 से 6 इंच धड़ और ट्रंक पर, और 2.5 इंच जो है वो आंख पर। इनको, इनकी ये जो लंबाई है इसको आपको बहुत अच्छे से एग्जाम पर्पज से याद करना जी। पट्टी का वो हिस्सा, पट्टी का वो हिस्सा देखिए, जब पट्टी करते हैं, जो उसका रोल होता है ना, रोल जो हाथ में होता है जिसको ऐसे करते हैं, तो पट्टी का वो हिस्सा जो लिपटा हुआ होता है उसे रोल कहते हैं, ठीक है। पट्टी का वो हिस्सा जो लिपटा हुआ होता है, मान लीजिए जो जो हाथ में है, हाथ में ले लेते हैं ना, उसको रोल कहते हैं। और पट्टी का वो हिस्सा जिसको लपेट रहे होते हैं, यानी कि जो लिपटा हुआ नहीं है, जो खुला हुआ है, ठीक है, उसको टैल कहते हैं। एक, मान लीजिए हमने एक ड्रेसिंग ले ली, तो ड्रेसिंग को जब हम खोलते हैं, ऐसे खोलना शुरू किया, ठीक है, मेरे पास नहीं है कुछ वरना मैं बताता आपको भी, ठीक है। मान लीजिए खोलना शुरू किया, तो जो लिपटा हुआ है, ठीक है, वो रोल है, और जो खुला हुआ है वो टैल है। मान लीजिए कपड़े का कोई थान है, तो जो डंडे पे लिपटा हुआ है वो रोल है, कपड़ा, ठीक है। और जो एक तरीके से खोल चुके हैं थान पे से कपड़े का, इसको और अच्छे समझेंगे आप, समझेंगे आप लोग, तो वो जो खुला हुआ है उसको टैल कहते हैं। टैल यानी कि पूंछ एक तरीके से, यानी कि वो खुला हुआ है वो टैल है, और जो लिपटा हुआ है वो रोल है जी। खरपच्ची बांधना, परचट बांधना, स्प्लिंटिंग बांधना किसे कहते हैं। देखिए, जब इंसान की बॉडी में कहीं पे चोट लग जाती है, और चोट लगने पे डिसलोकेशन यानी कि कोई जोड़ वगैरह खिसक गया अपनी जगह से, स्प्रेन कोई खिंचाव आ गया, कोई, ठीक है, स्ट्रेन खिंचाव आ गया, स्प्रेन मोच आ गई, ठीक है, इस तरह की कोई भी कंडीशन अगर हो गई, मोच आ गई, खिंचाव आ गया, या कोई जोड़ वोड़ अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, खरपच्ची बांध देते हैं, यानी कि लकड़ी की, किसी धात की, चमड़े की, प्लास्टिक की कोई तख्ती वगैरह उस जगह बांध देते हैं। मान लीजिए अगर किसी की ये उंगली जो है इसमें चोट लग जाए और ये मुड़ उड़ जाए, तो इसकी सीधी करके, इसको क्या करते हैं, खरपच्ची बांध करके बराबर में इसके ऊपर क्या करते हैं, बैंडेज लपेट देते हैं, ताकि ये सीधी हो जाए। और ऐसा ना हो जब तक के डॉक्टर के यहाँ एक मरीज जा रहा है, उसका एक्सरे हो रहा है, फ्रैक्चर हुआ है या नहीं, हड्डी टूटी है या नहीं, उससे पहले ही उसको सीधा करके उस पर क्या करते हैं, स्प्लिंट यानी कि खरपच्ची, जिसको परचट बोल देते हैं, परचट को बांध देते हैं। इसको आज के टाइम में आप कैसे देखोगे, जैसे कि आप देखते हैं कई पहलवान जो है ना वो पट्टी बांध देते हैं, हल्दी वल्दी लगा करके, हल्दी तेल वगैरह लगा करके पट्टी बांध देते हैं। कई लोग जो है वो डॉक्टर के नहीं जाते, आज भी वो पहलवानों के पास चले जाते हैं, जैसे कि पहले जाते थे। कई लोग जो है मतलब ट्रेडिशनली वो आज भी चले जाते हैं। तो पहलवान वगैरह ज्यादातर क्या करते हैं, अब उनके पास जो है, पहलवानों वगैरह के पास भाई प्लास्टर तो होता नहीं है, ठीक है, वो क्या करते हैं, सीधा उस ऑर्गन को सीधा करके, उस हिस्से को, जिस्म को सीधा करके, उस पे जो भी उनका देसी मलहम बनाया हुआ होता है उसको लगा करके उसके ऊपर क्या कर देते हैं, स्प्लिंट बांध देते हैं, फटिया बांध देते हैं, पतली पतली खरपच्चियां बांध देते हैं, ठीक है। ये चमड़े की हो सकती हैं, लकड़ी की हो सकती हैं, प्लास्टिक की हो सकती हैं, या किसी धातु की भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर
देखिए चमड़े की बनाना आसान नहीं है, कहाँ से लाएं चमड़ा। ठीक है भाई, लोहा उस आकार का मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, प्लास्टिक सबसे आसान होता है लकड़ी की खरपच्ची, क्योंकि लकड़ी की खरपच्ची डंडा कहीं से भी मिल जाता है। अगर मान लीजिए बिल्कुल एकदम तख्ती फट्टी भी नहीं मिल रही है, कम से कम डंडा तो मिल ही जाता है, तो कोई पतली पतली डंडिया करके बांध के उसको ऊपर से लपेट दिया गया। लेकिन जो खरपच्ची होती है वो बाकी चीजों की भी होती है, चमड़े की भी होती है। ठीक है, लोहे स्टील वगैरह की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, लकड़ी की तो होती ही होती है। तो इसे खरपच्ची बोलते हैं, जिससे कि किसी भी ऑर्गन को सीधा करके उसके बराबर में एक तरीके से हेल्प के लिए साइड में बांध देते हैं। जी, आज इतना ही, बाकी कल।